यूपी के नतीजों के बाद बीजेपी ये बखूबी समझ गई थी कि अगर डिवाइडेड हाउस वाले मैसेज के साथ हम चुनाव में जाएं फिर उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उस होमवर्क को बहुत ठीक तरीके से किया गया था हरियाणा में। इस अभी एक दो और नेताओं ने बोला एनडीए के कि बीजेपी ने इस बार जो ये जीत हासिल की है ये विपक्ष के फेक नैरेटिव की हार है। अब उसे आप फेक कहिए ना कहिए, लेकिन नैरेटिव जो भी था वो तो चला लोकसभा के चुनाव में, यूपी में खास तौर पर, और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। और वो हवा क्या कायम थी, ये हरियाणा का चुनाव उसका टेस्ट था, जिस टेस्ट में बीजेपी जीती और वो नैरेटिव हारा। अब बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस नैरेटिव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद अगर हरियाणा में नतीजे अगर पार्टी के खिलाफ होते, बीजेपी के खिलाफ, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होती। बीजेपी ने उन सारे फैक्ट्स को समझा कि ग्राउंड पे किस प्रकार का माहौल तैयार किया गया है जिसके चलते हमें नुकसान उठाना पड़ा, और उसको हरियाणा में कैसे काउंटर करना है, उस चीज़ को लेकर पार्टी आगे जाएगी। और हाल के दिनों में आप देखें तो जिस प्रकार से रिजर्वेशन वाले मसले पे ही बीजेपी जितनी आक्रामक नज़र आ रही है, वो सीधे से समझ में आ रहा है कि पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि अपोजिशन यानी कांग्रेस पार्टी इस मसले को छोड़ने वाली नहीं, तो बेहतर है कि उनको उसी भाषा में जवाब देके उनसे आगे बढ़ के ये बताया जाए। और आज का जो कॉन्क्लेव है, उस कॉन्क्लेव में संविधान के अमृत महोत्सव वाले टॉपिक को भी शामिल करना समझा जा सकता है कि मैसेजिंग किस प्रकार की है। एक बार फिर जरा हम चलते हैं इसी शपथ समारोह के वेन्यू पर पुनीत परिंजा के पास। पुनीत, क्या हलचल इस वक्त है? मुझे लग रहा है मंच पर सभी नेता जितने लोगों को पहुंचना था पहुंच चुके हैं। आपने बताया जो शपथ लेंगे वो तमाम मंत्री भी आ चुके हैं। पुनीत, आवाज मिल रही है आपको? फिर एक बार जरा मंच की तस्वीर दिखा दीजिए। सब लोग पहुंच चुके हैं जिन लोगों को शपथ लेनी थी, और बाकी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर यहां पर दिखा रहा हूं सौरभ, कि आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने शपथ लेनी है वो तमाम नेता जो है इस वक्त मंच पर विराजमान है। सबसे पहले मैं वन बाय वन यहां पर स्टार्ट करता हूं। अनिल विज नजर आएंगे, उनके साथ कृष्ण पवार है, ये राव नरवीर बैठे हुए हैं, महिपाल ढांडा है, विप्लव गोयल है, अरविंद शर्मा है। विप्लव गोयल के पीछे आपको श्रुति चौधरी नजर आएंगी, उसके साथ ही आपको आरती राव नजर आएंगी। और ये आप तमाम तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पीछे कुछ लोग हैं जो कृष्णपाल बेदी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको मंच पर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर पहले राजनाथ सिंह नजर आएंगे, अमित शाह है, और ये तमाम जेपी नड्डा बैठे हुए हैं, और उसके साथ ही ये तमाम जो नेता आपको देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आएंगे, तरुण चुग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। सबसे पहले राज्यपाल यहाँ पर अभी उनका भी इंतजार यहाँ पर चल रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप मंच पे सौरभ यहाँ पे हैं कि तमाम जिन्होंने लेनी है, जो लिस्ट हमने थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी के दर्शकों के साथ साझा की थी, तमाम लोग जो है इस वक्त आप मंच पर भी नजर आ रहे हैं। और जो हमारी खबर है उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि ये तमाम जो लोग हैं, ये सब लोग यहाँ पे आज शपथ लेंगे। एक तस्वीर जो दिखाई दे रही है इस वक्त, ये मुझे लगता है इस पर बात बाद में जरूर होगी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना साहब भी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त मंच पर, जहां पर बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो बैठे हुए हैं। अमित शाह जी के पीछे, हेमंत बिस्वा शर्मा के बगल में, अगर आप उस तस्वीर में गौर करें। बहरहाल, अब जरा दो और राज्यों के मुखिया और उप मुख्यमंत्री यहां पर हैं। हरियाणा में तो चुनाव हो गया, योगी आदित्यनाथ, इनका उपचुनाव में एक इम्तिहान अभी बाकी है, दूसरा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टेस्ट होना है, और वहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, वो भी वहां पर हैं, और अब अमित शाह जी पहली पंक्ति में बैठे। तो आपसे लोग हरियाणा का भी कुछ अपडेट चाह रहे होंगे, क्या होने जा रहा है? हरियाणा का सर, महाराष्ट्र का। हाँ, हरियाणा का एक अपडेट बता दें, जो पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होने जा रहा है, मुख्यमंत्री और बाकी सारे मंत्री। महाराष्ट्र की बात करें तो कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी सौरभ, उसमें पहले ही इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया था कि लगभग 100 से ज़्यादा नामों पे तो ऑलरेडी पार्टी डिसाइड कर चुकी है। कल की बैठक में 110 नामों पे मुहर लगा दिया गया है। अब इसके अलावा अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे धीरे धीरे बाकी सीटों पर नाम तय कर देंगे, उसके बाद वो लिस्ट में आते जाएगा। अब जो सीटें बची हैं उनमें से कई सीटें ऐसी होंगी जहां पर अपोजिशन की रणनीति को ध्यान में रखना है। अलायंस के साथ कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पे अभी भी चर्चा होनी बाकी है उन सीटों को लेकर। तो कुल मिलाकर अपना होमवर्क बीजेपी ने लगभग कर लिया है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पार्टी ने सौरभ अपनी पूरी ताकत इस लिहाज से झोंक रखी है कि महाराष्ट्र जैसा राज्य
अगर पार्टी जीतती है तो एक तरह से अपोजिशन का लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम नज़र आ रहा था वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। और उस लिहाज से पार्टी ने न सिर्फ महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य, पॉलिटिकली वाइब्रेंट राज्य, बल्कि फाइनेंशियली बहुत समृद्ध राज्य, इन सारे फैक्टर्स के अलावा और नैरेटिव के लिहाज से कि क्योंकि वहाँ पे अलायंस मजबूत है और उसको अगर बीजेपी इस चुनाव में हरा देती है तो समझा जा सकता है कि मैसेजिंग कितना बड़ा होगा। और उस लिहाज से पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। सोशल इंजीनियरिंग पर सौरभ सबसे ज़्यादा ध्यान वहाँ पे दिया जा रहा है कि हर एक विधानसभा सीट के हिसाब से आपका कास्ट इक्वेशन क्या होना चाहिए, वहाँ पे इशूज़ क्या हैं, उन इशूज़ को कैसे आपको एड्रेस करना है, उस पर सारा कुछ काम किया जा रहा है। और हाल के दिनों में महाराष्ट्र सरकार के जो फैसले सौरभ रहे हैं, उन फैसलों के पीछे वजह यही थी कि ग्राउंड फीडबैक जो आया, ग्राउंड रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि इस तरह के फैसले लेने ज़रूरी हैं जी। और सरकार ने फैसला लिया। अच्छा, दूसरा, क्योंकि अब हरियाणा का मंच सजा हुआ है, योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के भी कई दौरे इस बार हुए, बहुत सारी सभाएं उनकी हुई हैं और जहां उनकी सभाएं हुई वहां भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है। योगी जी का जो करिश्मा है या जो डिमांड है वो कम नहीं हो रही। इसमें तो सारा मतलब कोई दो राय ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर आप देखें कि बीजेपी में किसी तीसरे नेता की सबसे ज़्यादा डिमांड पूरे देश में होती है तो वो योगी आदित्यनाथ, चाहे जम्मू कश्मीर से बात कर लें तो, कन्याकुमारी से बात कर लें तो वो क्राउड पुलर हैं। और हर एक जगह से ये रिपोर्ट आती है कि किस प्रकार से वहाँ पे इलेक्शन में वहाँ से डिमांड आनी शुरू हो जाती है कि उनको भेजा जाए। योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड के तौर पे अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं और वहाँ पर बीजेपी के लिहाज से निश्चित तौर पे यूपी तो छोड़ दीजिए, बाकी दूसरे राज्यों में भी जाते हैं तो ज़बरदस्त वोट खींचते हैं। अपनी परीक्षा इस बार ये रहेगी कि हालांकि उपचुनाव के हिसाब से सौरभ देखें तो उसमें ज़्यादा सीटें सपा के खाते वाली हैं और वो बीजेपी के लिहाज से वो मुश्किल सीटें रही हैं। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ ने कमान खुद अपने हाथों में संभाल रखी है और अगर इसमें पार्टी अच्छा करती है तो लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम बना है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बनाने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा, उस पर एक बड़ा ब्रेक ज़रूर लगेगा। और यही कोशिश नज़र आ रही है बीजेपी की कि उस मोमेंटम को ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि आमतौर पे एक बार जब ऐसी हवा चलनी शुरू होती है तो फिर अपने कार्यकर्ताओं के भीतर भी निराशा आनी शुरू हो जाती है। और पिछले लोकसभा चुनाव में ये माना गया था कि सीटें अगर कम आई तो उसमें कई सारी वजहों में एक वजह ये भी थी कि कार्यकर्ता निराश थे, उसको बहुत हद तक एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब हरियाणा के चुनाव से ऐसा मैसेज गया कि बीजेपी जो भी कुछ कमियां रही बीजेपी की, अपने संगठन की कमियां हो या बहुत लोगों ने बीजेपी आरएसएस के बीच दूरियों की बात भी की थी, इन सारी चीजों को देखते हुए हाउस पूरी तरीके से ऑर्डर में कर लिया है बीजेपी ने या संघ ने, ये कहना ठीक होगा? मैं आगे के चुनाव के रिस्पेक्ट में ही बात करूंगा। बिल्कुल साहब, इसमें कहा जा सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में बहुत सारे अपने जो पर्सनल फैक्टर होते हैं बीजेपी के भीतर, संघ के भीतर, वो हावी हो गए थे। वो हावी इस लिहाज से हो गए थे, इस संदर्भ में अगर समझा जाए कि सब ये मान के चल रहे थे कि सरकार तो बन रही है, सीटें 400 का नारा इतना घर कर गया कि वो मान के चल रहे थे कि इतनी सीटें आ रही हैं तो लोकल लेवल पे अपने हिसाब से अगर कुछ खिलाफ भी करना है या निष्क्रिय भी रहना है तो वो कर लो, अपना स्कोर सेट कर लो, जिसे कहते हैं कि मान लीजिए कि बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता हो, स्थानीय उम्मीदवार को लेकर उसके अंदर नाराजगी हो, पीएम को लेकर ज़बरदस्त प्यार हो, तो वो ये सोचेगा कि सोचा उसने कि चलो पीएम तो अपना बन ही रहे हैं, सीटें इतनी आ ही रही हैं, मैं अपना स्कोर सेट कर लूँ। इन नतीजों ने वैसे कार्यकर्ताओं को भी ये मैसेज दे दिया कि अगर निराशा हुई, निष्क्रियता हुई तो अंजाम कैसा होगा। और हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में सौरभ देखें तो बाकायदा बैठक में ये कहा जाता था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कि अगर आपके भीतर कोई निराशा है, कोई निष्क्रियता है